हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके इन सभी वीडियो का बिल्कुल आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी के इस सफ़र में ये धूप बड़ी काम आई। ज़िंदगी के इस सफ़र में ये धूप बड़ी काम आई, अगर छाँव मिल गई होती तो कब के सो गए होते। तो दोस्तों, धूप अगर ज़िंदगी में है, यानी संघर्ष अगर ज़िंदगी में लिखा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो संघर्ष ही आपका जीवन है, वही आपको सफलता दिलाएगा। तो बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा विषय है इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं। और हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 8। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो ये चैप्टर नंबर 8 है क्या, इसका नाम क्या है, और आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। महिलाएं, जाति एवं सुधार, ये चैप्टर नंबर 8 का नाम है। महिलाओं, तो आप समझते हैं महिलाओं से मतलब क्या है। महिलाओं से मतलब यहाँ पर यह है कि महिलाओं की जो स्थिति में बदलाव आया है, या यूँ कहूँ कि महिलाओं की स्थिति आज से 200 साल पहले कैसी थी, महिलाओं की स्थिति वर्तमान में ऐसी हो गई है। तो महिलाओं की स्थिति पहले कैसी थी, आज कैसी है, ये परिवर्तन तो हुआ है। उसमें विधवा पुनर्विवाह की बात करें, सती प्रथा की बात करें, बाल विवाह की बात करें, महिलाओं के वोटिंग राइट्स की बात करें, संपत्ति के अधिकार की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, समानता की बात करें, सारी की सारी चीज़ें इस टॉपिक में समझ में आएगी, इस चैप्टर में समझ में आएगी। महिलाओं के बारे में कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के लिए अच्छा सोचा और किस दौर में महिलाओं के लिए बड़े बड़े परिवर्तन कराए गए। उसके अलावा जो हमारे इस चैप्टर में हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है बड़ी खास, और वो है जाति सुधार। हमारे देश में आपको पता ना कि जातिगत भेदभाव या जाति प्रथा जो हमारे देश की है, ये बहुत पुराने सालों से जो है चली आ रही है। अब समय ये आ गया था कि जाति में सुधार होना चाहिए। जातिगत भेदभाव को लेकर के कई सारे लोगों ने प्रताड़ना सही है, यहाँ तक कि इंसानों को के साथ इंसानों जैसा यानी मानव जैसा व्यवहार भी नहीं किया जा रहा था। तो फिर दरकार थी एक ऐसे बदलाव की जो समानता को लेकर के आए। जब भगवान सबके हैं तो केवल कुछ ही समाज के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार क्यों। जब भगवान सबको अपना भक्त, सब भगवान सबके लिए एक ही है, तो सबको अंदर जाने का अधिकार मिलना चाहिए, मंदिरों में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी चैप्टर में हम लोग ये चीज़ भी समझने वाले हैं। तो कैसे आज पूरा सामाजिक भेदभाव जो वो खत्म हुआ है और महिलाओं की जो स्थिति है उसमें किस तरह से सुधार हुआ है, आइए एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक में के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा वो है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 200 साल पहले, आज से 200 ईयर एगो, बच्चों की, महिलाओं की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी। क्या 200 साल पहले ये बच्चे आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आजकल के बच्चे आपने देखे कि हर चीज़ आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, वो है कोई चीज़ आपसे बोलो हर टॉपिक पे वो बोल सकते हैं, समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो आज से 200 साल पहले इनकी स्थिति क्या थी। आजकल तो लड़कियां स्कूल जाती है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आजकल तो लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं, नौकरियां भी करती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों सेक्टर्स में लड़कियां बराबर बराबर पार्टिसिपेट कर रही हैं, बराबर भागीदारिता दे रही हैं। वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती, शादी का भी कोई बैरियर नहीं। अब पहले तो बैरियर हुआ करता था कि समाज में ही करना है, उसी से करना है जिसको घर वाले आपके लिए देख रहे हैं, एक सामाजिक बंधन होता था। लेकिन अब ये कहा गया है कि आप किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी समाज के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। तो आज महिलाएं जो है किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती, पूरा अधिकार दिया गया। विधवा महिलाओं को भी दोबारा शादी कर सकती हैं, ये अधिकार अब मिल गया है। तो वो बहुत पहले से, हालांकि अंग्रेजों के समय से चल रहा था, लेकिन अब तो कोई भी इसको खुद घर वाले खुद ही करवाते, इतनी जागरूकता देश में आ गई है।
पहले महिलाओं का, विधवा महिला का विवाह कराया जा सकता था, ये रूल बनाया गया था, लेकिन अब तो जो लोग खुद करवा रहे हैं वो उस महिला के घर वाले ही होते हैं। यानी उनकी सोच भी कितनी परिपक्व हुई है, इतना बदलाव तो आ गया है। महिला आज वोट डाल सकती हैं, आपने देखा महिलाएं चुनाव भी लड़ सकती हैं, महिलाएं वोट डाल सकती हैं, महिलाएं चुनाव भी लड़ सकती हैं, यहाँ तक कि महिलाएं देश की प्रेसिडेंट भी बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की स्थिति को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर 200 साल पहले क्या था? आज से 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। आज के जो हालात हैं और आज से 200 साल पहले के हालात हैं, तो दोनों के दोनों हालातों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। क्या भिन्नताएं हैं? बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी। बाल विवाह का नाम सुना है आपने? बाल विवाह का मतलब होता है बचपन में विवाह कर देना। क्या आपको विवाह से संबंधित कानून के बारे में आइडिया है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज कोई भी लड़का 21 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकता, या कोई भी लड़की 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकते। यानी लड़का और लड़की के लिए शादी की उम्र तय की गई है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चों की जो है शादी बहुत कम उम्र में हो जाया करती थी। जब लड़की की शादी बहुत कम उम्र में 10 साल 5 साल में कर दिया जाएगा, तो वो पढ़ाई कैसे करेगी, उसके दिमाग में समझ विकसित कैसे होगी? बच्चा अपने माँ बाप को जल्दी से छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में प्रेशर कितना आ जाएगा, डर आ जाएगा, वो समाज के इन रीति रिवाजों को अपनाने लग जाएगा कि यही शायद सही है। तो कहीं ना कहीं जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सामाजिक बुराइयों का विरोध किया नहीं जा सकता। वैसे ही कुछ हुआ होगा। विधवाओं से तो ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए, और जो लड़की विधवा हो जाती थी, जिसके पति की मृत्यु हो जाती थी, उससे तो ये उम्मीद रखते थे समाज कि भाई वो भी अब जो है चिता में बैठ करके अपना आत्मदाह कर लेगी। सती बोलते थे उसको कि सती हो जाएगी। यहाँ तक कि सती वर्ड को इतना पवित्र मानते थे, ऐसा पवित्र मानते थे कि उसका अर्थ होता था सदाचारी महिला। मैं आपको तो सती शब्द का बहुत पुराना उल्लेख हमारे देश में मिलता है। हमारे भारत मध्य प्रदेश में एक अभिलेख है, एरण अभिलेख। एरण का अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इतनी पुरानी, सोचो उस पत्थर पे लिखी हुई बात थी, ये सालों हजारों साल पहले की बात है। तो 1000 से भी ऊपर ज़्यादा साल हो गए, मतलब आप सोच सकते हो कितने पुराने समय से चल रहा था। हमें तो बहुत बाद में पता चला। क्या आप इंटरनेट पे ये डेटा निकाल सकते हैं कि कितनी महिलाएं अभी तक सती हुई हैं? किसी के पास ये डेटा नहीं है ओरिजिनल में कि कितनी महिलाएं सती हुई हैं। इसका मतलब तो साफ है कि हमने जब इसको बंद करा तब बहुत ज़ोर से चल रहा होगा, इसका मतलब बहुत पुराने समय से भी चल रहा होगा। और इतने पुराने समय से चल रहा होगा तो कितनी हजारों लाखों महिलाओं ने आत्मदाह किया होगा। अब उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन? किसी को मारने का या अपने आप को मारने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन विधवाओं से उम्मीद की जाती है कि भाई वो अपने पति की चिता में बैठ के अग्नि के साथ जो है वो भी भस्म हो जाएगी, जिंदा जल जाएगी। तो ये उनकी उम्मीदें थी। और ये बोलते थे कि सती अगर हो गई आप, तो सती शब्द का मतलब होता है सदाचारी महिला है। अगर सती नहीं हुई तो लोग जो है वो थोड़ी गलत भावनाओं से आपको ट्रीट करते हैं, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं कि यार सही नहीं, सदाचारी महिला नहीं है। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। उस समय संपत्ति पर महिलाओं के कोई अधिकार थे ही नहीं। महिलाओं के नाम पर राज करने वाली पहली शासिका का नाम ही रजिया सुल्तान मिलता है। सोचो आप, इतने हजारों साल हो गए लेकिन महिला शासक भी नहीं हुई देश में, लेकिन पहली हुई तो वो रजिया सुल्तान नाम की बेगम हुई थी। वो रजिया सुल्तान जो थी वो पहली थी। आपने ये पढ़ा होगा उनके बारे में, नाम तो सुना होगा रजिया सुल्तान। आज़ादी के बाद जो हमारे देश में शासन करने वाली पहली महिला थी वो इंदिरा गांधी थी। तो महिलाएं तो बहुत कम यहाँ पर आती हैं। ऐसे में सती शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सदाचारी महिलाएं। संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ तक कि शिक्षा तक महिलाओं को प्रायः पहुँच नहीं थी। महिलाओं को किसी के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजा जाता था, ये खुद ट्रेंड था। बहुत सारे लोग पढ़ाते थे, कुछ समय बाद पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वो भी इतने रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे कि अपने घर पर ही पढ़वाते थे। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने पढ़ाना तो स्वीकार किया, इसलिए ज़्यादातर महिलाएं पढ़ ही नहीं पाई उस समय। जातिगत भेदभाव का प्रचलन, ये दूसरी समस्या थी हमारे देश की। तो महिलाओं की स्थिति तो हमने समझ ली कि क्या थी क्या नहीं। अभी आगे महिलाओं के बारे में और भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जो दूसरा टॉपिक उसमें है वो ये है जातीय भेदभाव का प्रचलन। ये भारत में जाति भेदभाव का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? ये हमारी वर्ण व्यवस्था का फल है। हमारे देश में एक व्यवस्था चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, ये उसी का फल है। वर्ण व्यवस्था का फल। ये वर्ण व्यवस्था में क्या आता है? वर्ण व्यवस्था में कहा गया कि सबसे ऊपर होगा ब्राह्मण, दूसरे पे होगा क्षत्रिय, तीसरे पे होगा वैश्य,
चौथे पे होगा शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 तरीके की उन्होंने बांट दिया, डिवाइडेशन कर दिया था, शूद्र डिवाइडेशन कर दिया था। अब आप ये खुद सोचिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है ये उच्च कोटि के थे, यानी अपर कास्ट में आते थे, ऊपरी जाति में आते थे, जबकि वैश्य में जो महाजन, साहूकार वगैरह आते थे। जबकि सबसे निचले पायदान पर शूद्र में भी 2, शूद्र और अति शूद्र 2 कर दिया था इन लोगों ने। शुरुआत में शूद्र था, लेकिन बाद में शूद्र और अति शूद्र कर दिया था। शूद्र में तो केवल काश्तकार, किसान, मजदूर आते थे, लेकिन अति शूद्र में अछूत को रखा गया था। तो शूद्र में भी कैटेगरी बांट दी थी, लेकिन शुरुआत में 4 था। वैश्य में महाजन, व्यापारी वर्ग के आते थे, लेकिन शूद्रों में सबसे गरीब और निचले तबके के लोग आते थे, जिनके पास संसाधनों की काफ़ी कमी होती थी। तो आइए पढ़ते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज खुद को ऊंची जाति का मानते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज जो थे वो अपने आप को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि, जिन्हें प्राय शिष्य कहा जाता था। व्यापारी बोल दो, वाणिज्य व्यक्ति बोल दो, या महाजन वाला आदमी हो, शुद्ध को और साहूकार, ये सब जो लोग थे ये सब क्या कहलाते थे? वैश्य, जो कि व्यापार में इंटरेस्टेड थे। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार, जो छोटे मोटे चीज़ें बनाने वाले होते थे, ये सब काय में आता था? दस्तकार, ये सब दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। बाद में एक नया कॉन्सेप्ट अति शूद्र का है। शूद्रों में अछूत शूद्र को अति शूद्र कहा जाता था। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। ऊंची जो जातियां होती थी, ऊंचे पायदान पर जो खड़ी होती थी, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां जो होती थी, ये क्या करते थे? निचले वाली जो जातियां, सबसे निचले वाली जातियों को शूद्रों के साथ अछूत का व्यवहार करती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था कि ये मनुष्य के नाम पे जो है ये निम्न दर्जे के हैं, ये हम अपर दर्जे के मनुष्य हैं, निम्न दर्जे के मनुष्य हैं। इन्हें शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है, संसाधन को लेने का कोई अधिकार नहीं, केवल हमारी सेवा करना ही इनका परम धर्म है, ये वो बोलते थे। 19वीं 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कानून, कायदे और नज़रिए धीरे धीरे बदलने लगे। अब जो ये जातिगत व्यवस्था थी, जाति भेदभाव थी, ये धीरे धीरे बदलने लगा। कब बदलने लगा? 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान काफ़ी सारे बदलाव आए। बहुत सारे अंग्रेजों ने इसको प्रमोट किया कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, जो आपका जातिगत भेदभाव प्रथा है वो बहुत गलत है। अंग्रेजों के आने के बाद जाति व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया था उनने, थोड़ा धीरे धीरे नज़रिया बदलने भी लगा। आज तो बहुत अच्छा नज़रिया हो गया, आजकल तो ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो टिपिकल, जो पूरे पुराने रूढ़िवादी लोग हैं, वो आज भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जातिगत भेदभाव का दौर तो आपने समझ लिया कि क्या था। अब आता है परिवर्तन का दौर। जब महिलाओं की स्थिति में हालात सही नहीं थे, जब निचले पायदान पर खड़े शूद्रों के हालात सही नहीं थे, तब परिवर्तन की दिशा में कुछ कदम उठाए जाते हैं। ये परिवर्तन की दिशा में कदम कौन उठाते हैं? कुछ सुधारवादी संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया। अगर ये लोग अपने बारे में सोचते तो कभी ऐसा होता नहीं, ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग थे। तो उदारवादी संगठनों ने ये काम करना शुरू किया, सुधारवादी, उदारवादी कह सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। 19वीं सदी जैसे शुरू हुई, ये प्राचीन रीति रिवाज और हमारे जो मूल्य और मान्यताएं, हमारी पुरानी मान्यताएं थी, इस पर अब चर्चा होने लगी। चर्चा का स्वरूप बदला। पहले इसको सही मानना शुरू कर रहे थे। चर्चा का स्वरूप बदला का मतलब होता है आलोचना करना शुरू कर दी। पुरानी रीति रिवाजों में आलोचना की गई, मूल्य मान्यताओं की जो है आलोचना की गई कि काफ़ी सारी गलत चीज़ें इनमें हैं, सही नहीं है, नकार दिया गया। ये सब चीज़ें होना शुरू हुई 19वीं सदी की शुरुआत में। इसमें एक अहम वजह थी। अहम वजह क्या थी? ये आलोचना क्यों करना शुरू कर दिया, या अचानक से ये बदलाव क्यों आ गया सोच में? इसका एक प्रमुख वजह थी, संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। संचार के नए तरीके अब विकसित होना शुरू हुए थे। ये नए तरीका क्या है? पुराने समय में संचार का माध्यम कोई खास था नहीं। किताबें लिखी जाती थी, लेकिन वो भी पांडुलिपि के रूप में, और कोई बहुत ज़्यादा उसकी पहुंच नहीं थी, बहुत कम लोग पढ़ पाते थे, क्योंकि जो लिखता था वो किसी को, ज़्यादा लोगों को सौंपता भी नहीं था, वो एक ही के पास होती थी, वो जो सुना दिया वो सब सही था। किताबें सबके पास नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, छापा खाने आए, ब्रिटेन से कुछ सहायता मिली, कागज़ का निर्माण हुआ, धीरे धीरे किताबें बनी, अखबार बने, पत्र पत्रिकाएँ बने, ये सब छपने लगी थी। और ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि पुरानी जो पांडुलिपि थी उसके मुकाबले ज़्यादा लोगों तक पहुंच में थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकते थे उसको।
पुरानी पांडुलिपियों की भाषा आदों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी थी और ये छापाखाना खोलने के बाद ये सब चीज़ें लोगों को समझ में आने लग गई कि नहीं यार ये अच्छा काम हो रहा है। तो जब संचार के माध्यम से, आप प्रचार के माध्यम से किसी चीज़ को प्रमोट करोगे तो लोगों के अंत में वो सही और गलत का फैसला लेने का डिसीजन तो हो ही जाता ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, इन सभी माध्यमों ने कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका अदा की है सुधारों के इस दौर में। सामाजिक सुधारों का दौर, सुधारों के दौर में ही कुछ समाज सुधारक काम करते हैं। सामाजिक सुधार से मतलब होता है समाज में फैली असमानता, समाज में फैली बुराइयों को खत्म करना ही सामाजिक सुधार कहलाता है। तो सामाजिक दौर की शुरुआत होती है सबसे पहले समाज सेवक जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। अंग्रेजों के ज़माने में थे ये। सन 1772 में इनकी जो है डेथ बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था, और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था। ये वही व्यक्ति है जो इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा देना जरूरी है, शिक्षित होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा राजा राम मोहन राय का मानना था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बनते हैं जन्म और मृत्यु से। उन्होंने कलकत्ता में एक समाज बनाया जिसका नाम था ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, ब्रह्म समाज। बाद में केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने एक और नया समाज वेद समाज बनाया था जो कि ब्रह्म समाज से इंस्पायर्ड था। उन्हीं के नेता ने एक नया बना लिया था, वो बात की बात है। फिलहाल पढ़ते कि ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। वे मानते थे, क्या मानते थे? राजा राम मोहन राय मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। समाज के तौर तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा और अन्यायपूर्ण तरीके जो ईजाद किए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा ज़बरदस्ती, उसको उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। और ये करने के लिए उन्होंने एक सुधारवादी संगठन बनाया जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। उन्होंने बोला जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक अंग्रेज हमें प्रताड़ित करते ही रहेंगे। अन्याय करना पाप है लेकिन अन्याय को सहना और भी पाप है, ऐसा वो कहना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता समानता के वो पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि देश में पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हो, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हो, क्योंकि पश्चिम की शिक्षा हमसे बेहतर है। वो खाली केवल अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती। पश्चिमी जो शिक्षा है वो बात करती है विज्ञान पर बात करती है, बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहाँ के। तो वो चाहते थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भारत में लाया जाए। महिलाओं के प्रति काफ़ी आदर सम्मान था राजा राम मोहन राय के मन में, इसलिए महिलाओं के लिए वो स्वतंत्रता और समानता की मांग करते थे। तो स्वतंत्रता और समानता की मांग करने वाले महिलाओं के लिए वो कौन थे पहले व्यक्ति? वो थे राजा राम मोहन राय। यहाँ तक कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की भी कोशिश की गई। विधवाओं की ज़िंदगी बदलाव लाने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों में भी शुमार नाम है राजा राम मोहन राय। तो विधवाओं के साथ जैसा क्या हो रहा था, बहुत सारे हिंदू समुदाय में विधवाओं को चिता पर जलना पड़ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो, बहुत सारी विधवाएं ऐसी थी जो शादी के बाद विधवा तो हो जाती थी लेकिन उनका जीवन ऐसा होता था जैसे जीवन एक मनुष्य के समान है ही नहीं, इतनी प्रताड़ना, इतने रिस्ट्रिक्शन होते थे। राजा मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वे विधवा औरतों का अपनी ज़िंदगी में भारी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम भी छेड़ दी थी। उन्होंने बोला कि विधवा महिलाओं को विधवा होने के बाद उनका जीवन एकदम ऐसा हो जाता है कि एकदम वीरान सा, और ऐसा कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है, अलग से रहना पड़ रहा है, कुछ ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं जो लोग पसंद नहीं करते, वाइट कपड़ा पहनना पड़ रहा है, और बिल्कुल हर चीज़ में जो है आपको अब जीवन खत्म हो गया मान लो, ऐसा माना जाता था। आप सोचो, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए राजा मोहन राय साहब ने काफ़ी आलोचना की उन चीज़ों की। विधवाओं के जीवन में क्या कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। साथ ही साथ उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी कि सती तो बंद होना चाहिए। आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया। राजा राम मोहन राय साहब की कहने पर ही हुआ था, उन्होंने ही सब कुछ करवाया था, यानी उनका काफ़ी हाथ था इसमें। राजा मोहन राय संस्कृत के बड़े विद्वान थे, जानते थे, फारसी जानते थे और यूरोपीय भाषाओं के भी ज्ञाता थे, उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान था इन भाषाओं का। 19वीं सदी के प्रारंभ तक सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। 19वीं सदी के बाद पहले यानी 18वीं सदी में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय तो विलियम जोन्स इंडिया में आए थे,
जो कॉलब्रुक का नाम सुना होगा, थॉमस कॉलब्रुक हमने पढ़ा था, वो भी तो इस चीज़ को प्रमोट करते थे कि नहीं रीति रिवाज बड़े अच्छे हैं इंडिया के। लेकिन बाद में अंग्रेज अफसर उसकी आलोचना करने लगे थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। तो विधवाओं की ज़िंदगी में किस प्रकार बदलाव लाने की कोशिश की, इसमें हमने समझा कि राजा राम मोहन राय साहब के प्रयासों से सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने देश में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। विधवाओं की स्थिति में सुधार बदलाव लाने की कोशिश की गई थी। उसमें कुछ और लोगों का नाम आता, जैसे एक प्रसिद्ध सुधारक है जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका नाम भी आपने सुना होगा शायद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी विधवा विवाह के पक्षधर थे। उनने भी कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब ने तो प्राचीन ग्रंथों का हवाला भी दिया। कुछ प्राचीन ग्रंथों में विधवा विवाह को लेकर के कुछ कहा गया था, तो शायद उन्होंने इस ग्रंथों का हवाला देकर यह कह दिया कि विधवाओं का जो है विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। अगर शादी हो गई है, पति की मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं कि पति मृत्यु होने के बाद विधवाओं का जीवन ही नहीं है। अगर वो दोबारा शादी करना चाहे तो डेफिनेटली उसकी शादी करा देना चाहिए। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया अंग्रेजों की तरह। जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी इलाके में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वीरे शलिंगल पंतल। वीरे शलिंगम पंतल ने विधवा विवाह के समर्थन में तो एक संगठन तक बना डाला। मद्रास प्रेसिडेंसी समझते हैं ना, भारत, ये इंडिया जो है ना आपका, साउथ इंडिया में ये पूरा मद्रास था उस समय। एक बड़ा सा एरिया था जिसका नाम था मद्रास। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वीरे शलिंगम पंतल। वीरे शलिंगम पंतन साहब ने तो विधवा विवाह को इतना अच्छे से सपोर्ट दिया कि समर्थन करने के लिए एक ग्रुप तक बना दिया, एक संगठन बना दिया। उसका यही काम था, सपोर्ट करो केवल। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन पुरजोर किया। इन्होंने बोला कि नहीं, विधवा विवाह का समर्थन तो होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या थी? हमारे रूढ़िवादी सोच की। हमारा जो रूढ़िवादी सोच था, जो तबका था, उसने इस नए कानून का खूब विरोध किया। उन्होंने बोला कि जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलता रहेगा, तो सब चीज़ बदल जाएगी। वेदों पुराणों में क्या गलत लिखा हुआ है? तो वेदों पुराणों का, पुरानी किताबों का हवाला दे करके इन्होंने इतने सालों तक एक्सप्लॉइट किया था। सालों तक इन्होंने जो है महिलाओं के साथ गलत किया था कि आपके अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं। उनको पढ़ने ही नहीं दिया गया क्योंकि उनको शायद डर था कि अगर ये महिला पढ़ लिख गई तो हमसे आगे निकल सकती है। उनको अपनी डिग्निटी, अपने आत्मसम्मान का शायद डर रहा होगा। इस वजह से महिलाओं को, लड़कियों को स्कूल जाने नहीं देते थे। आइए अब समझते हैं कि लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। जब लड़कियों को स्कूल जाने का दौर हुआ चालू, तो बहुत सारे लोगों को भय हो गया था, डर हो गया। तो कहीं ऐसा नहीं कि स्कूल वाले लड़की को घर से निकाल के ले जाएंगे। ले जाएंगे का मतलब ये है कि जो काम वो करना चाहती थी, ऐसा ना हो जाए कि अब वो काम ना करे। पढ़ी लिखी लड़की हो सकता है बर्तन नहीं मांजेगी, पढ़ी लिखी लड़की हो सकता है घर का काम काज नहीं करेगी, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि वो घर का काम काज करेगी? तो जब वो नहीं कर रही होती तो पहले ये दिखाना पड़ेगा ना कि कर रही है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो ट्रेंड है हम लोगों का, तो हमने बना के रखा हुआ है। इस वजह से, सोच की वजह से लड़कियाँ केवल घर के काम में ही व्यस्त रहती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कियों को शिक्षित नहीं किया गया तो महिलाओं की स्थिति सुधरेगी नहीं। इसलिए महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ये सुधारकों को लगता था। लेकिन 19वीं सदी के मध्य लोगों को भय हो गया। 19वीं सदी के मध्य क्या हुआ था? जब 1835 में एक शिक्षा का कानून बनाया गया था। मैकाले साहब ने, जो थे ना मैकाले, बेबिंगटन मैकाले, लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले का नाम सुना होगा आपने, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि भाई शिक्षा तो होनी चाहिए, इंडियंस को सुधारना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था के लिए 1835 में अधिनियम लाया गया। 1854 में वुड्स डिस्पैच आ गया। हमने क्लास के दौरान पढ़ा था, प्रीवियस क्लास अगर नहीं पढ़ी तो देखो एक बार उसको। 1854 में वुड्स डिस्पैच नाम की भारत की एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। उसमें भी एजुकेशन को लेकर बढ़ावा दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये महिलाएं पढ़ना शुरू हो गई तो बहुत सारे लोगों को भय था कि स्कूल जो है लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, घर से निकाल के कहीं दूर ले जाएंगे।
ऐसा ना हो कि उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने दें, या वो बोले कि घरेलू कामकाज मत करना, ज़बरदस्ती आपसे करा रहे तो हमारे घर के काम कौन करेगा। लड़कियां बिगड़ जाएगी, मतलब घर के काम करना स्वेच्छा से करे तो कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती कराना तो प्रताड़ना है। तो उन्होंने बोला घर के काम काज कौन करे, ये मजबूरी तो नहीं हो सकती यार, अपनी अपनी चॉइस का मामला है। जो पढ़ी लिखी महिला है उसको अगर नौकरी करना है तो जॉब को प्रेफरेंस देगी, और जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको घर के काम काज करने में बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो कर सकती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन समाज देखो ना अब क्या सोच है यहाँ पर कि स्कूल जाने से लड़कियाँ बिगड़ जाएगी। ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति के सानिध्य में घर में ही घर की देखरेख में ही पढ़ाया जाता था। मतलब मैं कहने का मतलब है कि बहुत सारी महिलाएं पढ़ने लगी थी, लेकिन कौन, जिन महिला के पति उदार विचारों वाले थे, जिन महिला के पिता उदार विचारों वाले थे, वो महिलाएं पढ़ रही थी, लेकिन वो भी कहाँ पर, घर पर पढ़ाई शुरू कर रही थी, उनकी देख रेख में पढ़ाई शुरू कर रही थी कि चलो आप पढ़ाई शुरू करो, मैं घर में बैठूंगा और आपको टीचर पढ़ाने आएगा, आप पढ़िए। स्कूल तो नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर भी चलो पढ़ाया तो एक समय, धीरे धीरे बदलाव धीरे धीरे होता है, एकदम से बदलाव नहीं होता कि स्कूल जाना शुरू कर दिया लड़कियों ने। पिछले साल की पुस्तक में आपने एक महिला के बारे में जरूर पढ़ा होगा, राज सुंदरी के बारे में। राज सुंदरी में देवी के बारे में जरूर हमने पढ़ा था, चैप्टर क्लास नंबर 7 की इतिहास में है ये। उसमें उस लेडी के बारे में बताया गया है। उसके फादर साहब की डेथ हो जाती है, लेकिन इतनी गरीब हालत में होने के बाद भी उसको पढ़ने का इतना अच्छा था, क्योंकि उसका दिमाग इतना अच्छा था कि कोई चीज़ पढ़ने के बाद भूलती नहीं थी। बहुत ज़्यादा उसका IQ लेवल था। उसको अभी उस समय तो ये लोग जानते भी नहीं थे लोग क्या होता है IQ लेवल, लेकिन इतना अच्छा पढ़ने में दिमाग था। तो 26 साल की उम्र में सोचो, उसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया। आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो 90 साल की केरल की लेडी थी, जिन्हें 90 साल की उम्र में 10वीं पास करके दिखा दिया। मतलब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। राज सुंदरी देवी ने भी ये दिखा दिया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। चुप चुप के घर वालों से चुप चुप के टिमटिमाते दिए में, दिए की आग, जो दिए की रोशनी होती थी बहुत कमज़ोर रोशनी होती, ज़्यादा दिया कोई बहुत ज़्यादा उजाला पैदा नहीं करता है, लेकिन हाँ इतना कि दिख जाए उस रोशनी में, धीरे धीरे सबके घर वालों के सो जाने के बाद रात में चुप चुप के पढ़ाई किया करती थी। ऐसी थी राज सुंदरी देवी। लिखना पढ़ना सीखा उनने। जहाँ महिलाओं को लिखने पढ़ने पर पाबंदियाँ थी, वहाँ राज सुंदरी देवी ने भी लिखने पढ़ने की कोशिश की। 19वीं सदी के आखिरी में आर्य समाज द्वारा पंजाब में स्कूल खोले गए लड़कियों के लिए, जबकि ज्योतिराव फुले नाम के व्यक्ति द्वारा महाराष्ट्र में स्कूल लड़कियों के लिए खोले गए। तो लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का प्रबंध किया गया, चाहे वो पंजाब की बात हो चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो। तो पंजाब और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर लड़कियों के लिए जो है स्कूल खोले गए थे। उत्तर भारत के मुस्लिम महिलाएं, उत्तर भारत की जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्होंने अरबी जो भाषा में जो कुरान शरीफ लिखी जाती थी, कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बोला कि भाई जब इतनी अच्छी होली पुस्तक लिखी हुई है हमारे धर्म में, तो हम क्यों ना पढ़े उसको। तो महिलाओं ने धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। मुमताज़ अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबके लिए एक जैसी है, शिक्षा सबके लिए ओपन है। शिक्षा पर किसी का अधिकार थोड़ी ना है दोस्तों, शिक्षा तो कोई भी ग्रहण कर सकता है। नर नारी किन्नर तक ग्रहण कर सकते हैं, तो कोई भी ग्रहण कर सकता है इसको। तो ये शिक्षा ऐसी चीज़ है और बहुत पवित्र चीज़ है, जिसको ग्रहण करने में आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। अब दौर आया 20वीं सदी जब आना शुरू हुई। 20वीं सदी के शुरुआत में महिलाएं इतने जागरूक हो गई थी कि अब महिलाओं के बारे में लिखना शुरू कर दिया। पहले महिलाओं के बारे में कभी कभार कुछ किताबों में कुछ हिस्टोरियन लिखते थे, वो भी मेल पुरुष लिखते थे, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं थी। अब चूंकि 20वीं सदी में महिलाएं क्या पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, तो बहुत सारी महिलाओं ने महिलाओं की स्थिति के बारे में खुद ही लिखना शुरू किया। 20वीं सदी के शुरुआत में मुस्लिम महिलाओं ने अहम भूमिका अदा की इस चीज़ में। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल तक खोल दिया। भोपाल की जो बेगम थी उनने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए जो है प्राथमिक स्कूल खोले। वहीं बेगम रुकैया सखाना हुसैन ने भी बहुत एक प्रभावशाली महिला थी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लेने लगी थी। मतलब अब भारतीय महिला जो थी वो विश्वविद्यालय जो होती, यूनिवर्सिटीज़ जो होती थी, जो बनाई गई थी अंग्रेजों ने, उसमें भी दाखिला लेना शुरू कर दिया था। पूना के घर में शिक्षा ग्रहण करने वाली एक लेडी का यहाँ पर जिक्र होता है, जिनका नाम है ताराबाई शिंदे।
पूना के एक घर में, अपने ही घर में शिक्षा ग्रहण कर रही थी, ताराबाई शिंदे ने किताब लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। उन्होंने स्त्री पुरुष की तुलना के रूप में एक किताब लिखी थी और इस नाम की किताब को प्रकाशित किया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच में मौजूदा सामाजिक फर्कों की आलोचना की। उन्होंने क्या किया, इस पुस्तक को लिखा स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष को एक बता और कहा कि मौजूदा हालात में समाज में जो सामाजिक मतभेद है, महिलाओं को किस नज़र से देखा जा रहा है और पुरुषों को कितना ज़्यादा जो छूट मिल रही है, तो इस सामाजिक भेदभाव या सामाजिक फर्क की उन्होंने क्या की, आलोचना की। किनने? ताराबाई शिंदे, जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी और पूना के घर में पढ़ा करती थी, तो इन्होंने किया। इसके अलावा एक और महिला थी, काफ़ी जानकार महिला थी, जिनका नाम था रमा देवी, पंडित रमा देवी। काफ़ी विद्वान पंडिता थी, पंडिता रमा देवी, जो कि संस्कृत की विद्वान थी, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई। देखो आपको दिख रहा होगा ये फोटो, रमाबाई काफ़ी चिर परिचित थी और काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखती थी, काफ़ी नॉलेज था और एक अच्छी एक पर्सन थी। तो पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की इनने क्या किया, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। इनका मानना था कि विधवा गृह की स्थापना करने से क्या होगा, जो लड़कियां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही थी उन महिलाओं को पनाह दे देंगे। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं था कि खाली पनाह दे देंगे। ये जो रमा देवी थी ये काफ़ी जानकार थी। आप जानती भाई, पढ़ी लिखी होगी, इतनी ज्ञान होगा तो कुछ तो अच्छी बात होगी। इनने क्या किया, महिलाएं इसलिए परेशान थी क्योंकि महिलाएं डिपेंडेंट होती थी, इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, खुद की रोजी रोटी नहीं कमा सकती थी। इस वजह से ये प्रताड़ना होती थी। इस वजह से उनको जो है पुरुष जो है वो जो है ज़्यादा इज्जत या ज़्यादा समानता का अधिकार नहीं देते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई बात क्या, रोजगार की बात है ना, तो इन्होंने हर महिलाओं को वो काम सिखाया जिससे अपनी रोजी रोटी हासिल कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिसके सहारे अपनी रोजी रोटी चला सके। तो जो पंडिता रमाबाई थी, इन्होंने जो विधवा गृह खोला था वो खाली विधवा गृह ही नहीं था, एक तरह का स्किल इंडिया प्रोग्राम को लेकर था, वो कि स्किल सिखाई जा रही थी महिलाओं को कि आप जो है निर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हो गए होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर रमा देवी ऐसा काम करेगी, लोग लड़कियों को पढ़ाना शुरू करेगी, तो जो दूसरे समाज के रूढ़िवादी लोग हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि लड़कियां पढ़े, तो आग बबूला हो गए। आग बबूला हो गए मतलब गुस्सा बहुत आया उनको, जिसमें से हिंदू और मुसलमान के बदलते नतीजों को लेकर वे चिंतित थे। दोनों, हिंदू नहीं और नहीं मुसलमान, दोनों के दोनों, हिंदू और मुसलमान दोनों, महिलाओं की जो शिक्षा दी जा रही थी, महिलाओं में जो बदलाव आ रहे थे, इन सब को लेकर के काफ़ी चिंतित थे कि क्या होगा हम पुरुषों का अगर महिलाएं पढ़ लिख गई तो महिलाओं के लिए ऐसा उनका सोच था कि ये नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 20वीं सदी के सुधार के बारे में। तो 20वीं सदी के शुरुआत में वे महिलाओं को मताधिकार और स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए महिलाओं ने खुद ने क्या किया कि महिलाओं के लिए एक तो मताधिकार दिए जाए, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं की जाए और साथ ही साथ शिक्षा के अधिकार दिए जाए। इसके बारे में कानून बनवाने के लिए महिलाओं ने राजनीतिक दबाव समूह बनाना शुरू किए। महिलाओं ने सोचा कि जब तक राजनीतिक दबाव समूह नहीं बनाएंगे तब तक न तो हमें मताधिकार मिलेगा, न स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अधिकार मिलेगा और न ही शिक्षा देने का कोई प्रावधान किया जाएगा। तो उन्होंने इसका रास्ता अपनाया। इस चीज़ को देखते हुए भारत के दो प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिला की स्वतंत्रता और समानता को लेकर काफ़ी अच्छी सोच रखते थे। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं को के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग का समर्थन किया। उन्होंने बोला कि महिलाओं को भी वैसे ही समानता और स्वतंत्रता देना चाहिए जो कि पुरुषों के पास में। तो भारत के दो प्रमुख नेता थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता हुए, ऐसा नहीं कि ये दो ही नेता केवल बात करते थे, लेकिन ये उस समय आज़ादी के समय नेता थे जो इस बात का समर्थन करते थे। और जैसे भी जाहिर सी बात, जैसे ही सब स्वतंत्रता मिली, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, वैसे ही सभी पुरुषों महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। जितना वोट देने का अधिकार पुरुषों को, बराबर भागीदारिता महिलाओं के लिए भी रखी गई। इसलिए स्त्री और पुरुषों दोनों को वोट देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। ये 20वीं सदी का सुधार था दोस्तों। 20वीं सदी में एक और सुधार देखने को मिलता है, बाल विवाह के विरुद्ध कानून।
ये 20वीं सदी के सुधारों में ही आता है, क्योंकि बाल विवाह समझते हैं आप, बाल का मतलब होता है बालक का बचपन में शादी कर देना। क्या आप बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र वाले कानून के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि शादी करने की उम्र कितनी होती है? अगर आप जानते हो तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की बालिक नहीं समझे जाएंगे शादी के हिसाब से। तो शादी के लिए इनकी उम्र जो तय की गई वो 18 और 21 साल तय की गई। लेकिन शुरुआत में कानून बनाया कब था? सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। सती प्रथा के खत्म होने के 100 साल बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकती। बाद में इस एज को चेंज किया गया। शुरुआत में क्या रखा गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 16 साल से कम 18 साल से कम उम्र का लड़का और 16 साल से कम उम्र की लड़की ये जो है विवाह नहीं कर सकते। बाद में इस कानून बदलाव किए गए। बाद में यह उम्र बढ़ा करके 21 साल तो रख दी। किसके लिए? लड़कों के लिए। लड़कों के लिए कितनी साल रख दी? 21 साल रख दी लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए कितनी रख दी? 18 साल रख दी फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए। तो लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल का प्रावधान किया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ये बाद में बदलाव किया, लेकिन शुरुआती क्या था? 18 साल लड़कों के लिए, 16 साल लड़कियों के लिए। और आज भी क्या ट्रेंड है? आज 21 और 18 का प्रावधान है क्रमशः लड़कों और लड़कियों के लिए। जाति और समाज सुधार हमारा अगला जो टॉपिक इसमें रहेगा वो है जाति एवं समाज सुधार। अभी तक हम लोग महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, महिलाओं की विधवा महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, सती प्रथा महिला के लिए सती प्रथा के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, बैन लगाया गया, कब लगाया गया, विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए एक सुधारों का दौर चला, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आप बात करते हैं जाति और समाज सुधार के बारे में। क्या जाति और समाज सुधार देश में हुआ है? क्या जाति वाकई में बड़ी समस्या थी? इसको समझने का प्रयास करते तो सबसे पहले जाति के सुधार के बारे में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसी व्यक्ति का नाम है राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। एक बुद्ध ग्रंथ में जाति ग्रंथ को, जातिवाद को बहुत गलत माना गया था। और क्यों ना माने, बुद्ध धर्म की जो नींव रखी गई थी वो इसी भेदभाव के चलते तो धर्म बने थे। तो बौद्ध धर्म में पुरजोर इसकी आलोचना की गई थी जाति प्रथा की। तो जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय साहब ने किया। जाति के उन्मूलन के लिए बंबई में 1840 में रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण ना बोल के इसको खाली परमहंस की मान लो, वो रामकृष्ण परमहंस जो है वो अक्सर हम लोग जो है स्वामी विवेकानंद वाला याद आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको इसकी बात करना है तो खाली अब परमहंस मंडली का गठन किया गया, ये याद रखिएगा। 1840 में एक मंडली का गठन किया गया था जिसका नाम था परमहंस मंडली, जो जाति प्रथा का, जो जाति भेदभाव है उसको उन्मूलन करने के लिए गठन किया गया था कि जाति व्यवस्था सही नहीं है, ये आप भेदभाव करते हैं ना, जो शूद्रों के साथ हो रहा था वो गलत है, अछूत वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक जो थे भारत में आए थे। शुरुआत में ईसाई प्रचारकों ने देखा कि भारत में एक तबका ऐसा है जिसको न तो पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है, साथ ही साथ उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ईसाई प्रचारकों ने आदिवासियों के लिए और अन्य निचली जातियों के लिए बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो अब 19वीं सदी बदलाव का दौर थी, जाति सुधार होने ही चाहिए थे। तो आदिवासियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए, जो जातियाँ बची थी निचली जातियाँ, उनके लिए स्कूल खोलने का काम किया गया। धीरे धीरे पढ़ाई के अवसर सबके लिए खुले। अब बात आती है कि ये जो जाति प्रथा देश में थी, इसमें क्या था, जाति प्रथा का शिकार कौन लोग होते थे? जाति प्रथा का शिकार होते थे शूद्र लोग, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था। शूद्र और अति शूद्र, जहां इनको अछूतों का, अछूत शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता था, तो अछूत जैसा व्यवहार होता था। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में महाजन, जमींदार, सूदखोर,
साहूकार, ये सभी लोग जो है मिल करके इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करने की वजह से इनको गणित समझ में आता नहीं था कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। ये पैसे उधार तो देते थे लेकिन जीवन भर का कर्ज उसको दे देते थे। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे इस चीज़ को कम करने के लिए अचानक से एक वरदान स्वरूप कोई बात हुई। शहर बढ़ने लगे, शहरों का विस्तार होने लगा और धीरे धीरे शहरों में काम करने के लिए रोजगार की मांग उठी। और रोजगार भी वैसा जो जिसमें ज़्यादातर रोजगार मजदूरी से संबंधित था। मजदूरी के लिए बहुत सारे लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर बढ़ने लगे और शहरों में साहूकार, ये महाजन, जमींदार, इन लोगों से छुटकारा मिला उसको। ये लोग तो कम से कम नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए हेडिंग का नाम क्या है, रोजगार के अवसर खुले। जब जब शहरों का विस्तार होता है तो आपको पता है डेफिनेटली शहर में बिल्डिंग बनेगी, शहरों में सड़क बनेंगे, शहरों में इमारतें, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, नालियाँ साफ़ करनी पड़ेगी, नालियाँ बनेगी, सबके लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा मजदूरी वर्ग जो है गाँव में निवास कर रहा था, शोषित वर्ग था। उनको मौका मिल गया था बस कि अब ये अच्छा मौका है इस एक्सप्लॉयटेशन से निजात पाने का। शहरों के विस्तार से मजदूरों की कितनी मांग पैदा हो गई होगी, सोचो आप। जब शहरों का विस्तार हो रहा था तो ऑब्वियसली बात है कि मजदूरों की मांग हो गई होगी। शहरों में नालियाँ बनाने के लिए मजदूरी की मांग, इमारतों का निर्माण करने के लिए मजदूरों की मांग। तो इमारतों का निर्माण करने के लिए मजदूरों की मांग होने लगी और वहीं वहीं नालियाँ निर्माण करने के लिए मजदूरों की मांग होने लगी। शहरों को साफ किया जाने लगा तो डेफिनेटली मजदूरों की मांग तो बढ़ेगी। गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी, क्योंकि जहां मजदूरी की मांग होती है मजदूर अपने आप उस मांग को देखते हुए चले जाते हैं। क्यों? डेफिनेटली उनको भी तो अपना घर चलाना है। शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। जो लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे थे मजदूरी करने के लिए, जो मजदूरी करने के लिए जाते उसमें ज़्यादातर लोग अति शूद्र परिवार से थे, निचली जातियों से थे। परंतु गरीब निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी। क्या लिखा गया है कि यह गरीब लोगों का इन जमींदार और ऊपरी वर्ग के दमनकारी अत्याचारों से छुटकारा पाने का एकमात्र मौका था कि रोजगार भी मिल रहे हैं, रोजगार भी मिल जाएगा। हम काम की वजह से यहाँ रुके हुए थे कि लोग कुछ न कुछ काम देते थे, हमारी जीवन चल रहा था। अब हमें इन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मांग उठी है शहरों में। शहर जाएंगे, इस अपमान को नहीं सहेंगे। तो अपमान से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा मौका था, रोजगार के अवसर खुले, तो ये उनके लिए वरदान साबित हो गया। बहुत सारे लोग गए। बात कर रहे हैं जूते कौन बनाता है। अच्छा, अचानक से टॉपिक पढ़ते पढ़ते हमने ये टॉपिक क्यों छेड़ दिया कि जूते कौन बनाता था। हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध में सेना में भर्ती होने की संख्या एकदम से एकाएक बढ़ गई थी। हर देश को अपने सैनिक को लड़ने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देनी पड़ेगी, हथियार तो दे ही रहे थे, लेकिन सैनिक के लिए सबसे अच्छी जो ज़रूरत की चीज़ थी वो थी जूते। क्योंकि जूते नहीं होंगे तो वो कैसी कंडीशन में काम करेंगे। भाई कांटों में भी चलना है, गर्मी में चलना है तो पैर जल सकते हैं, ठंडी में चलना है तो पैरों को बचाना है सुन्न होने से। हर चीज़ के लिए जूते काम करेंगे ना। बारिश हो रही है तो कीचड़ में बचाना है पैरों को। मतलब कुल मिला के पैरों की सेफ्टी के लिए जूतों की ज़रूरत थी। और जूते जो बनाए जाते थे वो जानवरों की चमड़ी से, मृत जानवरों की चमड़ी से निकाल के बनाए जाते थे। हर एक व्यक्ति का काम नहीं था। तो जूते कौन बनाता था? जूते वही लोग बनाते थे जो पुश्तैनी एक काम कर रहे थे। परंपरागत कामगार, मोची लोग ये काम कर रहे थे। लेकिन जाहिर है कि अब ऐसा काम करेंगे तो गाँव जो भाई अगर मृत जानवरों की चमड़ी निकाल करके जूते बनाए जाएंगे तो ये हर आदमी काम तो नहीं कर सकता। और इन लोगों को दूसरे जो लोग थे वो निचली नज़र से देखते थे। मतलब ऐसी नज़र से देखते थे कि जैसे अभद्र व्यक्ति है कोई, इस तरह की नज़र से देखने लगे। अब समस्या उनको हो ही रही थी कि भाई पहले ही हमारे ऊपर एक कलंक लगाया गया कि हम लोग जो है चमड़ा का जो है निकाल करके जूते बनाते हैं। तो एक अलग ही असंतोष का भाव था उनके अंदर में कि यार किस तरह के लोग हैं, हमें जो है घृणा के भाव से देखते हैं। लेकिन एकाएक क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में मांग तेज हो गई। अब मांग तेज हो गई, जूते हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि कौन बनाता था? वही जिसको काम है। तो उन कामगारों ने जूतों की रेट बढ़ा दी। इस तरह से उनको काफ़ी मुनाफा हुआ। उस समय जीवन में कभी कभार तो मुनाफा हो, तो उस समय मुनाफा काफ़ी हुआ था, इसलिए ये जिक्र यहाँ पर हो। चमड़े का काम करने वाले को परंपरागत रूप से
नीची नज़र से देखा जाता था, लोग ऐसे ही देखते थे उनको, क्योंकि ये मृत जानवरों का चमड़ा निकालते थे, जिन जानवरों को दूषित और गंदा माना जाता था, और जिन्हें उन व्यक्तियों को भी दूषित और गंदा, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे उस समय। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई। अब जूते की आवश्यकता हो रही है। अब आप जाहिर सी बात है, जूते कौन बनाएगा, लेकिन हर व्यक्ति जूता नहीं बना सकता, परंतु चमड़े के काम के प्रति जाति पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही अंदाजा लगा लेना या पहले से ही ये ट्रेंड बना देना कि जूते तो आप ही बनाओगे, जातिवाद के हिसाब से। जाति पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार मोची ही जूते तैयार कर सकता था। दूसरा करेगा तो संगठन बना के उसको बंद कर सकता है कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, आप भी को कर रहे हो। तो मोची ही जूते तैयार कर सकते थे, लिहाजा ये ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। ज़्यादा कीमत की मांग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो बनाने वाले कम है, डिमांड ज़्यादा है, और दूसरे बना इसलिए नहीं सकते क्योंकि परंपरागत हमारा अधिकार है, उनको दे दिया गया था जातिगत रूप से, इसलिए ये जूते कौन बनाते हैं? तो परंपरागत लोग ही बनाते थे। आज ऐसा नहीं कि भाई परंपरागत सिस्टम है, आज तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जूते बना रही, कुछ लोग हाथ से बनाते भी होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि जूते बनाता है, वो हमारी ही सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ बनाने वाला व्यक्ति को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। समानता और न्याय की मांग। अच्छा, हमने राजनीति शास्त्र, जो हमारा जो नागरिक शास्त्र जिसे कहते हैं, इसमें एक चैप्टर के दौरान हमने हाथ से सिर से मेला ढोने वाले व्यक्ति के नाम पे सुना था। ये हाथ और सिर पर मेला ढोने वाले व्यक्तियों के साथ भी ऐसे होता था, वो भी परंपरागत काम करते थे बेचारे, उनको भी लोग ऐसे ही नज़रों से देखते थे। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर एक आवाज उठाने लगे। मतलब क्या हुआ? जब ये भेदभाव हो रहा था, जातिगत व्यवस्था चल रही थी, तो एक मांग उठी, समानता और न्याय की मांग। क्या होता है समानता और न्याय की मांग का मतलब? फिर मैं समझाऊंगा कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में हुआ क्या था। समानता और न्याय की मांग का मतलब, समानता का मतलब होता है भेदभाव नहीं होना किसी भी प्रकार का। किस प्रकार का होता है भेदभाव? सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। खासकर सामाजिक और आर्थिक तौर पर तो नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भेदभाव नहीं होना समानता है। और जिनके साथ हो रहा है, जिन लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जबरदस्ती किसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको अधिकार दिलाना न्याय है। तो न्याय की मांग उठी। इसलिए 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर के सभी लोग, ज़्यादातर जो लोग थे, उनमें जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। मतलब अभी तक इस भेदभाव के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाए थे वो काफ़ी पढ़े लिखे या अंग्रेज लोग या अपर कास्ट के लोग थे। वो खुद जातियाँ जिनके लिए उठा रहे थे आवाज़, उनमें वो आवाज़ उठने लगी, वो अपनी मांग ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अब 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में ये घटनाएं भी होने लगी कि अब गैर ब्राह्मण जाति के जो लोग थे, जो शूद्रों में बिलोंग करते थे, निचली जातियों से थे, वो खुद अब सुधारों की मांग करने लगे थे, आवाज़ उठा रहे थे, समानता की मांग करने लगे थे। जैसे मध्य भारत में एक आंदोलन चला था, सतनामी आंदोलन, फेमस आंदोलन था सतनामी आंदोलन। घासीदास ने शुरुआत की थी इसकी। इन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कुछ चमड़ा से जो जूते बनाने वाले थे ना, चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया, उनको बोला कि आप हम में से ही हो, आप अलग नहीं हो, समानता की मांग की बात की थी। तो सतनामी आंदोलन घासीदास ने किया था, जिसका मेन उद्देश्य ये समानता को स्थापित करना। वो जो निचली नज़र से देख रहे थे, जो हीन भावना का जो हमारे अंदर एक समावेश हो रहा था, उसको खत्म करना सनातनी आंदोलन का काम था। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मंतुआ पंथ ने ऐसे लोगों के बीच काम किया जो चांडाल और काश्तकार थे। चांडाल काश्तकार थे। चांडाल के बारे में सब बोला जाता था दोस्तों कि इसकी तो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, देखना तो दूर की बात। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो चांडाल होते थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो चांडाल को उस समय होता था, उस समय चलता था चांडाल काश्तकार के बीच में उनने काम किया मंतुआ समुदाय ने, मंतुआ पंथ ने, जो कि ठाकुर हरिदास साहब का था पूर्वी बंगाल में। इसके अलावा केरला में एक निचली जाति के व्यक्ति थे, जो थे एझावा जाति के व्यक्ति। श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एक आदर्श रखा। एक आदर्श क्या रखा कि एक इंसान, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता है।
मानवता को लेकर के बहुत अच्छी सोच रखते थे नारायण साहब। तो नारायण गुरु ने कहा कि एक मानवता अगर है, सब एक ही मानव है, तो एक गुरु होता है या एक भाई ईश्वर मान लो, एक धर्म मान लो और एक जाति मान लो, सब एक ही जाति है, ये जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो केरल के एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा, जिन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उन्होंने बोला आप जाति के आधार पर जो लोगों के बीच भेदभाव कर रहे हो सही नहीं हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जातिगत भेदभाव। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों के थे। मतलब जो भी मैं बात कर रहा हूं ना, चाहे वो हरिदास के मंतुआ पंथ की बात करो या घासीदास के सतनामी आंदोलन की बात करो या फिर एझावा जाति के नारायण गुरु की बात भी क्यों कर ले, ज्यादातर लोग जिन्होंने आवाज उठाई भेदभाव के खिलाफ वो सब लोग गैर ब्राह्मण जातियों से बिलोंग करते थे। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। इन सभी लोगों ने जो अधीनस्थ जातियां, जो दबी कुचली जातियां थी, दलित वर्ग समुदाय थे, उनको आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा किया कि आप आवाज़ उठा सकते हो समानता के लिए, अगर आवाज़ नहीं उठाए तो समानता की सपने भी मत सोचना। आपको आपका हक अगर नहीं मिल रहा है तो छीन के लेने का दमखम रखना पड़ेगा, बिना आपको इसे छीनने हक नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक पुस्तक के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो पुस्तक जुड़ी हुई इसी चीज़ से, क्योंकि ये भी एक व्यक्ति ने लिखा है। एक गुलामगिरी नाम की किताब थी जिसमें अमेरिकियों के बारे में बताया गया। कौन व्यक्ति थे जिसने लिखा था इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जो गैर ब्राह्मणवादी लोग थे, जो गैर ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण शूद्र जनजाति से जातियों से बिलोंग करते थे या निचली जातियों से थे। उनमें एक प्रखर नेता के रूप में एक बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हुए ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जो जाति के आधार पर समाज में जो अन्याय फैला हुआ है उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं। कौन? ज्योतिराव फुले साहब। फुले का यह तर्क था कि विदेशी थे वो लोग जो देश में आकर के हमारे लोगों पर आक्रमण करके हमें अछूत बना के आज भी हैं। ऊंची जातियों के लोगों को उन्होंने ये बोला कि जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, भारत के बाहर से जो लोग आए थे विदेशी, जिन्हें वो ऊंची जाति के लोग कहते हैं, आर्यंस की बात हो रही है। यहाँ तो एक क्लियर नहीं बोलते, लेकिन आगे लिखा भी हुआ है कि वो आर्यंस थे जो बाहर से आए थे। ये ब्राह्मण जो हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो ब्राह्मणों को आर्यंस की संतान बोलते थे। बोले ये देश के है ही नहीं थे, विदेशी थे। यहाँ आकर के इनके जो पूर्वज आर्यन थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। मूल निवासी द्रविड़ को बोलते हैं लोग। दक्षिण भारत के जो द्रविड़ मूल निवासी थे उन पर गुलाम बना के उन पर जो है ये अत्याचार किया और उनको निम्न जाति वर्ग का घोषित कर दिया, खुद उच्च जाति के हो गए, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति का वाला मानने लगे थे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों को उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। वो बोलते हैं कि इन ऊंची जातियों को, ये तो आक्रमणकारी, इनका कोई अधिकार नहीं है, कोई जमीन जायदाद उनको नहीं मिलेगी क्योंकि भारत के नहीं, ये तो अत्याचारी लोग, ऐसा उनका मानना है। इन्होंने अत्याचार किया है निचले लोगों तक, बाहरी लोग थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रो जो कि श्रमिक जाति के लोग हैं और अति शूद्रो जो कि अछूत कहलाते हैं को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए कि आप उठो, आप गुलाम नहीं हो और आपका देश है, कोई दूसरा आकर के आपके ऊपर राज करेगा, सही नहीं है, आपको अछूत बनाएगा, गलत है। आप उठो, संगठित हो जाओ, जातिगत भेदभाव नहीं चलेगा, आज से सब बराबर है, ये उनका कहना था। तो बहुत कुछ उन्होंने किया। 1873 में उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, गुलामी या गुलामगिरी नाम की किताब लिखी। फुले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की, उनकी पुस्तक उन अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुफ्ती दिलाने के लिए संघर्ष किया। गुलामगिरी में अमेरिका में कैसे गुलाम दासों की चर्चा की गई है। अमेरिका में कुछ अफ्रीका से लोगों को गुलाम बना के काम कराया जाता था, ये उसके बारे में थी। काले गुलाम और गोरे मालिकों के बारे में थी। ये बोलते हैं कि काले गुलाम वैसे ही है जैसे भारत में निम्न जाति है, उनकी तुलना बराबर कर दी कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, ये बस सेम एक जैसा है। तो वो क्या बोलते हैं
इस तरह उन्होंने भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया कि जैसी दुर्दशा अमेरिका में काले गुलामों की है थी, वैसे ही भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के निम्न वर्गों की हैं जो अपर कास्ट के लोगों की तरह हो रही है, ये उनका कहना है। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिमी भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चलाया। अब ऐसा नहीं था कि भाई पहले ही था ये जातिगत सुधार आंदोलन जो गुलामगिरी में बताना चाह रहे हैं ना, वो सब भेदभाव खत्म होना चाहिए। यह आंदोलन 20वीं सदी में भी इसी तरह का जाति के विरोध में, जाति प्रथा के विरोध करने के लिए पश्चिम में तो बी आर अम्बेडकर साहब ने चलाया और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर साहब ने भी ये आंदोलन चलाया। ये महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। तो ये दोनों के दोनों महान दलित नेता कहलाते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर और बी आर अम्बेडकर। सब लोग जानते ही हैं, दोनों के नाम को परिचय की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में इतने शुमार नाम है कि पूरी दुनिया में इनको जानते हैं। मंदिरों में कौन जा सकता था, ये मुहिम अम्बेडकर साहब ने छेड़ी थी। अब मंदिर में कौन जा सकता था, भगवान किसके आखिर? अगर आपसे मैं ऐसा कहूँ कि क्या भगवान आपके हैं, तो भगवान किसी के नहीं, भगवान सबके हैं। भगवान सबके लिए बराबर है और भगवान का मंदिर, भगवान का दरवाज़ा, भगवान का प्रांगण हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो स्त्री पुरुष या किन्नर को क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जा कर के भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान को किसी से छुआछूत का कोई समस्या नहीं है। भगवान की नज़र में कोई ना ऊंचा है, कोई ना नीचा है, भगवान की नज़र में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। तो फिर भी हमारे देश में ऐसा क्यों था कि मंदिरों में कौन जा सकता था? मंदिर में केवल ऊंची जातियों को जाने का अलाउ किया गया था, निचली जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। अम्बेडकर साहब एक महार परिवार से पैदा हुआ थे। अम्बेडकर साहब के बारे में है यहाँ पर कहानी कि उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था, काफ़ी गरीब हालत में थे वो। बचपन में उन्होंने देखा कि जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। जातिगत भेदभाव का पूर्वाग्रह मतलब जाति भेदभाव क्या होता है। लोग पहले से आपको देखकर, आपका नाम देखकर या आपकी जाति के नाम पे आपके लिए पूर्वाग्रह कुछ क्या कहानियां बना सकते हैं अपने दिमाग में, वो उनने समझा। स्कूल में कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। सब लोग कक्षा के अंदर बढ़िया बैठ रहे हैं टेबलों पर और बेचारे जो हैं ज़मीन पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनको पता था कि एक दौर ऐसा भी आएगा, ज़माना पलट जाएगा और समानता का अधिकार लेकर के आएंगे। आज ज़मीन पे है तो क्या हुआ, कल आसमान पे होंगे, ऐसा उनका व्यू था। पढ़ना नहीं छोड़ा उनने। सवर्ण बच्चे जिन नल से पानी पीते थे उनको उस नल से भी पानी पीने नहीं दिया गया था। सोचो ये हालात थी और भीमराव अम्बेडकर ने जीवन में इस तरह के संघर्ष को जिया है। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश करने का एक आंदोलन शुरू किया कि मंदिर में सबको प्रवेश मिलना चाहिए, क्योंकि तब तक बहुत फेमस हो चुके थे वो। अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति निम्न जाति का व्यक्ति इसी बात करेगा तो ऊंची जाति के पुजारी वर्गों को तो काफ़ी गुस्सा आएगा कि नहीं ये गलत है, ये हमारे नियम के खिलाफ है। तो पुजारी वर्ग जो थे वो आग बबूला हो गए और दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा है कि दलित जो है वो मंदिर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है, तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सारी बातें करने लगे। जब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा, तो फिर भगवान उनके वो किस धर्म के? फिर लोग बोलते थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो है अगर ये गलत करेंगे, मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, उनके सार्वजनिक जलाशय का उपयोग करेंगे, तो भगवान जो है उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करेगा, भगवान उनका साथ नहीं देगा। तो भगवान तो पर उनका बोलना था कि जिनको हमने देखा ही नहीं हमारे क्या बिगाड़ लेंगे, क्या करें? आपने देखने दिया ही नहीं ना उनका, हमने देखा भी नहीं भगवान कैसे मंदिरों में है ये पता है, लेकिन आप जाने भी तो नहीं देते, दर्शन तो करने दो हम लोगों को, क्या है? तो ऐसा उनका मानना था। तो अम्बेडकर साहब ने तो मुहिम छेड़ दी कि नहीं जाना है मतलब जाना। 3 आंदोलन चलाए और कई सारे लोगों को उन्होंने मंदिर में जाने का, प्रवेश करने का राइट्स भी दिलाया। और 1927 से 35 के बीच में अम्बेडकर साहब ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। धीरे धीरे वो मंदिर में प्रवेश होना शुरू हो गया था। उन्होंने प्रथा तोड़ दी। हालांकि अब भी बहुत सारी जगह चलता होगा, डेफिनेटली कह ही नहीं सकते कि कितना कहाँ पर, लेकिन अगर चलता है तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। सब लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुए। 20वीं सदी का जैसे शुरुआत हुई, गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू होने लगे। मतलब वो लोग जो ब्राह्मण नहीं थे वो अपना आंदोलन शुरू करने लगे। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, आर्य आक्रमणकारियों के वंशज। गैर ब्राह्मण आंदोलन जो शुरू हुए उसका मतलब क्या था? हमारा जो टॉपिक है गैर ब्राह्मण आंदोलन।
अभी तक हम लोग मंदिर में कौन जा रहा था उसकी बात कर रहे थे, लेकिन जब ये मुद्दा उठा कि भाई पुजारी ब्राह्मण वर्ग जो है गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, नहीं घुसने दे रहे हैं, तो फिर एक आंदोलन शुरू हुआ 20वीं सदी के शुरू आरंभ में ही। और उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो है उत्तर से आए हैं, उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने आक्रमण किया था, कई बाहर से आए थे उत्तर से, जिन्होंने मूल निवासी यानी देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल कर ली थी। तो ये तो हमारा जगह है और हमें इन्होंने जो है निचले पायदान पर रख दिया क्योंकि हम गुलाम हो गए थे। ये उन आर्य के वंशज और हम द्रविड़ हैं। पेरियार नाम के प्रसिद्ध एक व्यक्ति जिन्हें ईवी रामास्वामी नायकर के नाम से भी जानते थे, ईवी रामास्वामी या यूँ कहो पेरियार, एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े व्यक्ति थे ये पेरियार। इन्होंने क्या किया, इनको संस्कृत शास्त्रों का काफ़ी इन्होंने संस्कृत के शास्त्रों को काफ़ी गंभीरता से पढ़ा, इसलिए नहीं कि ज्ञान अर्जित करना था, ये शास्त्रों की कमियां देख रहे थे कि शास्त्रों में कुछ तो गलत लिखा होगा। और कांग्रेस के सदस्य भी बने ईवी रामास्वामी अय्यर नायकर साहब, परंतु एक दावत में उन्होंने देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया। जब पेरियार साहब के साथ ये गलत हुआ कि उनके लिए खाना अलग से परोसा गया, वो भेदभाव वाला चलता है ना, अछूत वाला व्यवहार किया गया, तो हताश होकर उन्होंने छोड़ दिया कि ये पार्टी भी वैसी ही जैसे सब लोग हैं। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक अछूत अपने स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आप अपना अधिकार हासिल कर ही नहीं सकते। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना शुरू किया। किन ने? अछूतों ने। अछूतों को गैर ब्राह्मण का ब्राह्मणवादी जो लोग थे, गैर ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया स्वाभिमान आंदोलन की। जब तक हम लोग ये प्रक्रिया समझेंगे नहीं, ये गलत भेदभाव जो है खत्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। संगठित नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, अछूत वाली छुआछूत वाली प्रथा खत्म होने वाली नहीं है। इस प्रकार एक गैर ब्राह्मणकारी आंदोलन खत्म नहीं हो सकता था। उन्होंने संस्कृत की जो है पेरियार साहब ने बहुत कुछ पढ़ाई इसलिए की थी क्योंकि वे हिंदू और वेद पुराणों के बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने उनको आलोचना करना शुरू की कि यही तो है सब जड़। उन्होंने बोला कि सारे भेदभाव की जड़ ये जो किताबें हैं, प्राचीन वेद ग्रंथ है, ये जड़ है, इनमें लिखा हुआ है। इन्हीं को डरा डरा करके जो है ब्राह्मण लोग दूसरी जातियों को, महिलाओं को डराते थे। ये नायकर साहब का कहना है। तो पेरियार साहब क्या थे कि जो पेरियार साहब ने हिंदू जो ग्रंथ थे, पुराने प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ थे, इनको पढ़ने के बाद उनको समझ में आ गया था कि कुछ तो कमियां इन ग्रंथों में रही होगी। इसीलिए वो इन वेद और पुराणों के काफ़ी कट्टर आलोचक बन चुके थे। कौन? पेरियार साहब। खास तौर पर मनु ने जो स्मृति लिखी थी, जिसे मनु स्मृति कहते हैं, मनु की जो संहिता थी उसके भगवत गीता रामायण के वे कटु आलोचक थे। सबकी आलोचना करते थे कि इनमें कुछ तो बात गलत लिखी हुई है, कि ये जातिगत भेदभाव को लेकर के इसमें कहीं ना कहीं गलत था, तो वो उसकी आलोचना करते थे। और ब्राह्मणों ने भी निचली जातियों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ही इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ब्राह्मण पुस्तकों में लिखी बातों को भगवान से जोड़कर डराने का प्रयास करते थे। वो ऐसा बोल रहे हैं, डराते थे कि भाई इसलिए ताकि निचली जातियाँ कभी ऊपरी जातियों के ऊपर न आए, महिलाएं कभी पुरुष के बराबर न आए। इन दोनों को, निचली जाति और महिलाओं के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन किताबों का इस्तेमाल करने लगे थे। कौन? ब्राह्मण जो थे, ऐसा उनने बोला। निम्न जातीय नेताओं के भाषण, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से अब निम्न जाति के लोगों ने अलग अलग विचार दिए, लेख लिखे, उनके विचारपूर्ण लेखन, भाषण देना शुरू किए और जो उनने आंदोलन किए, इन सब की वजह से अब क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी लोग थे, हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये उस समय के लोग राष्ट्रवादी नेता थे। और भी कई सारे इनसे पुराने भी थे। इन राष्ट्रवादी नेताओं के बीच में उच्च जाति राष्ट्रवादी नेता, देखिए राष्ट्रवादी नेता भले ही उच्च जाति के थे लेकिन काफ़ी अच्छी सोच रखते थे। तो इन उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच एक मंथन शुरू हुआ इस बात को लेकर कि भाई ये जो गैर ब्राह्मण जातियों के जो लोग हैं ये अपना आंदोलन उठा रहे हैं, निम्न जाति के जो नेता है ये लगातार भाषण दे रहे हैं, इनकी बातों में कुछ तो बात है, तर्क सही है। इसीलिए इन्होंने उनकी बातों को मानने का विचार किया कि कहीं ना कहीं ये सही है कि निचली जातियों के साथ गलत हुआ है, महिलाओं के साथ गलत हुआ है।
और आलोचनात्मक प्रक्रिया शुरू हुई दोनों के बीच में, तर्क वितर्क शुरू हुए, दोनों एक दूसरे की बात करते कि भाई हाँ ये आपने यहाँ सही बोला है, आपकी बिल्कुल सही बात है, या निचली जातियों के लोगों ने भी राष्ट्रवादियों की बातें सुनी, दोनों के बीच में चर्चाएं बड़ी, टीम बैठकें हुई, मीटिंग्स हुई, इसमें कुछ चीज़ बाहर निकल के जरूर आई होगी। परंतु दिक्कत क्या थी, रूढ़िवादी हिंदू समाज इन रुझानों का सख्त से विरोध कर रहे थे, सख्ती से विरोध किया उन्होंने। हिंदू रूढ़िवादी इस बात का विरोध जरूर कर रहे थे कि यार ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है, जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, वेदों में सही लिखा है, हमारे पुराणों में सही लिखा हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है देश में, निचली जाति ऊपर जाति का जो है वो बदलना नहीं चाहिए, ये जाति का जो है ये सब पहले से सही है, सेट है, भगवान ने बनाई, ऐसा उनका मानना था। रूढ़िवादी लोग बदलने को तैयार नहीं थे। इन संगठनों का एक ही मकसद था, ये रूढ़िवादी संगठन थे, इनका एक ही मकसद था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया गया है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वो होना ही चाहिए, वो जरूरी है। जातिगत भेदभाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये नियति है, जिसको जो मिला वो उसका किस्मत था, ऐसा उनका मानना है, तो उनने इसको नियति मान ली। अब बात करेंगे सुधारों के लिए संगठित होना, ये हमारा इसमें रहेगा टॉपिक, सुधारों के लिए संगठित होना। उन सुधारों की बात करेंगे जो समाज में भेदभाव को खत्म करने लगे थे, उन सुधारों की बात करेंगे जो महिलाओं से संबंधित थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अलग अलग समाज बना करके, संगठन बना करके इन सुधारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो आइए बात करते हैं उन कुछ संगठनों की। सबसे पहले नाम आता है ब्रह्मो समाज के बारे में। ब्रह्मो समाज की जो स्थापना की गई थी 1830 में स्थापना की गई थी, और वो की गई थी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। लेकिन जो चित्र आप देख रहे हो, आप अगर सोच रहे हैं कि राजा राम मोहन राय का नहीं है, तो डेफिनेटली ये चित्र राजा राम मोहन राय का नहीं है। ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन राय के बाद इसको आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति थे वो ये थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन साहब ने भी इसी समाज को आगे बढ़ाया, यानी ये जो समाज में बात कर रहा हूं ना, किसकी, ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। तो केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ कि उन्होंने अपना एक समाज बना लिया था बाद में, लेकिन अभी फिलहाल तो इनकी बात कर रहे हैं। केशव चंद्र सेन ये भी अच्छे एक नेता थे, एक महान व्यक्ति थे ब्रह्मो समाज से, और ब्रह्मो समाज से प्रेरित होकर केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखना। लेकिन ये समाज किसने बनाया था, राजा राम मोहन राय ने। इसमें क्या मोटिव था, यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, बलि के विरुद्ध थी, और उसके अनुयायी को उपनिषदों में उसके अनुयायी जो थे वो उपनिषद में विश्वास रखते थे। ये बलि के खिलाफ थी, मूर्ति पूजा के खिलाफ थी, लेकिन उपनिषद की बात करते थे कि उपनिषद की ओर लौटो, ये सही है। इनके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। ये दूसरी परंपरा की आलोचना नहीं करते थे, एक बार बात करते थे हिंदू परंपरा की कि भाई मूर्ति पूजा, बलि पूजा विरोध करना है, बस उसी विरोध की बात करते थे। ब्रह्मो समाज का ये मोटिव था, जिसको किसने बनाया था, राजा राम मोहन राय ने। दूसरी बात करते, दूसरा जो सुधार आंदोलन था उसका नाम था यंग बंगाल आंदोलन, जिसे विवियन डेरेजियो ने शुरू किया था। यंग बंगाल, डेफिनेटली यंग मतलब होगा युवा। आपको दिखाई दे रहे होंगे विवियन डेरेजियन साहब का फोटो है, काफ़ी छोटा फोटो लगाया गया है। तो अब इनकी बात करें तो विवियन डेरेजियन है कौन, ये हमारे इंडिया के हिंदू कॉलेज ऑफ जो बनारस था, सॉरी क्षमा करें, हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता में जो बनाया गया था एक और, उस हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता में अध्यापक थे। एक हिंदू कॉलेज बनारस में बनाया गया था, उसके अलावा और भी कॉलेजेस बने। तो जो कलकत्ता का कॉलेज था उसके ये एक अच्छे अध्यापक थे, और अध्यापक के तौर पे उन्होंने क्या किया, युवाओं को संगठित करना शुरू किया और एक यंग बंगाल आंदोलन किया। क्यों, क्योंकि बंगाल में युवाओं को प्रेरित करना था। 1820 में ये अध्यापक थे, उस समय की बात है, उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने क्या किया, भारतीय परंपराओं का आलोचना करना शुरू किया। भारत की जो परंपराएं और रीति रिवाज है उस पर उंगली उठाई कि ये गलत है। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की। दूसरी बात, सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया कि हर एक व्यक्ति को सोचने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और जो भारतीय प्राचीन परंपरा रीति रिवाज है ये बहुत खराब है, बहुत
रूढ़िवादी है, इनको खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने इस पर जो है क्वेश्चन उठाया। लेकिन स्टार्ट किसने किया था इस यंग बंगाल मूवमेंट को? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी विवियन डेरोजियो ने। तो नाम याद रखना, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, बहुत लंबा नाम था इनका। अब बात आती है स्वामी विवेकानंद की। रामकृष्ण मिशन नाम का उन्होंने एक संगठन बनाया था जो कि पूरी तरह से सेवा भक्ति पर भाव पर आधारित था। रामकिशन मिशन या रामकृष्ण मिशन बोलो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन जो नाम रखा गया है ये उनके गुरु के नाम पे था, रामकृष्ण परमहंस के नाम पे, उनके गुरु हुआ करते थे। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। और मिशन का उद्देश्य, यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। स्वामी विवेकानंद जी ने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का भाव यहाँ पर रखा था कि हमें लोगों का, पूरी दुनिया के लोगों का, सर्व वासुदेव कुटुंबकम की बात करते थे वो। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1863 में हुआ था, 1902 में मृत्यु हो गई थी। लगभग 65 साल की उम्र तक वो जिए। मूल नाम उनका नरेंद्र नाथ दत्त था। आपको पता ही है कि उनका एक भाषण बड़ा फेमस हुआ था। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में किया गया था शिकागो में, और इस विश्व धर्म संसद में उन्होंने अपना भाषण दिया था। काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने धर्म को लेकर के बताई थी। बहुत सारे लोगों के मन में धर्म के प्रति जो भावना थी उसको ख़त्म किया, और जो सोच थी उसको, उसका नज़रिया बदलने का प्रयास किया। जब वो शुरुआत करते हैं अपने भाषण की, तभी वो सभी लोगों का आदर सम्मान करते कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कुछ आता है। उससे पहले जितने भी लोगों ने भाषण दिया ना, उन्होंने सुनने वाली पब्लिक के बारे में कुछ नहीं बोला, इनने उनको भी समर्थन दिया। सब तक उससे पहले लोग जो है सबको आलोचना ही कर रहे थे, इन्होंने आलोचना नहीं की। इसने धर्म की विशेषता को बताना शुरू किया। एक हेराल्ड करके, न्यूयॉर्क हेराल्ड न्यूज़ चैनल है, एक समाचार पत्र है, बहुत पुराना, प्राचीन है। प्राचीन मतलब न्यूज़ एजेंसीज़ में जो पेपर जब छपते थे उसमें बहुत पुराना पेपर है, हेराल्ड न्यूज़ पेपर। इसने फ्रंट पेज में, अमेरिका का बहुत फेमस था न्यूयॉर्क का, उसने फ्रंट पेज पे लिखा है कि ऐसे ऐसे महान देश में, क्योंकि उनने सुना था ना भाई, विवेकानंद साहब की बातों को सुनकर के उसने जो लिखा है वो हमारे लिए सम्मान की बात है कि एक न्यूज़ एजेंसी जो काफ़ी पुरानी, रेप्यूटेड है, वो इतनी अच्छी बात लिख रही है। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्वक है। मतलब उनने बोला मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने बोला कि भाई ये भारत के व्यक्ति हैं जो यहाँ आए हैं, ऐसे एक व्यक्ति इतने विद्वान है तो भारत कितना विद्वान होगा। ऐसे विद्वान राष्ट्र में हम लोग हमारे यहाँ से ईसाई मिशनरियों को भेज रहे हैं कि ताकि देश को सभ्य बनाए। ये ऑलरेडी सभ्य लोगों का देश है, ये ऑलरेडी ज्ञानी पुरुषों का देश है। ऐसे देश में हमारे ईसाई मिशनरियों को हम प्रचार के लिए भेजेंगे तो ये मूर्खतापूर्ण डिसीजन होगा, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो स्वामी विवेकानंद के उस भाषण से हमें कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला, आप सोच सकते हैं ये लाइन हमारे लिए कितनी अहम थी। उन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। हमारा देश में वेदांत दर्शन जो पुराने समय से चल रहा था, वेदों की बात, पुराणों की बात, यानी भारतीय ग्रंथों में जो लिखा हुआ बात ना, तो वेदांत दर्शन को जो के आध्यात्मिक गौरव को, अच्छा आध्यात्म मतलब क्या होता? अध्यात्म मतलब भाई मंत्रों के माध्यम से, या जब हम लोग जैसे ओम का जाप करते हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, है ना, आत्म शांति का एक तरीका होता है जिसमें हम लोग बिल्कुल आत्म शांति से करते हैं। और आध्यात्म में बहुत सारी चीज़ें होती है, भगवान को मानना, भगवान को पूजना और भगवान से जुड़ने का प्रयास करना, ये सब एक होती है। आत्मा, अपनी अंतरात्मा को पहचानना, ये उन्होंने इस दर्शन को पुनर्स्थापित किया कि नहीं भैया, ये जो दुनिया में ट्रेंड चल रहा है इस सब को छोड़ो, वेदांत दर्शन को पकड़ो। और इसी वजह से इस भाषण की सबने तारीफ की थी। नेक्स्ट जो हमारा समाज है उनका नाम है प्रार्थना समाज। ये भी काफ़ी अच्छा सुधारवादी संगठन था, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो थी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग साहब ने स्थापना की थी प्रार्थना समाज की। 1887 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने क्या किया? इनने किया है कि जाति बंधनों को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाई। एक तो काम क्या किया, जाति बंधनों को खत्म करना। दूसरा,
बाल विवाह के उन्मूलन की बात की, बाल विवाह का उन्मूलन होना चाहिए, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति, प्रयास किया। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई, तो विधवा विवाह की पाबंदी को हटाया, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित दिया, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, और जाति बंधन, जो जातिवाद के बंधन है कि आपको इसी जाति में पैदा हुआ तो यहीं पर रहना है, इन सभी बंधनों का आलोचना की। तो ये प्रार्थना समाज के 4 अलग अलग पॉइंट थे, जाति बंधन, बाल विवाह, विधवा विवाह और महिला की शिक्षा, इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ बात की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि प्रार्थना समाज कितना अच्छा एक मोटिव रखते थे। आत्माराम पांडुरंग साहब ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका वेद समाज। वेद समाज केशव चंद्र सेन को इनका जाता है पूरा क्रेडिट, केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन साहब जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और ये ब्रह्म समाज के ही थे, लेकिन साउथ इंडिया में उन्होंने वेद नाम से इसकी स्थापना की थी, केशव चंद्र सेन। इसलिए इनका फोटो मैंने वहाँ पर लगवाया था। कहाँ पर? आपके एनसीईआरटी में भी इनका फोटो है, वो भी ब्रह्म समाज के आसपास। ब्रह्म समाज में ये थे शुरुआत में, ब्रह्म समाज की जो चीज़ें थी उससे प्रोत्साहित होकर इन्होंने साउथ इंडिया में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था वेद समाज। मद्रास यानी चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था, ब्रह्मो समाज से प्रेरित था, वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्मो याद रखना आप। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, ऐसे एक साथ लंबा समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। वेद समाज ने एक्चुअल में किया क्या, इन्होंने क्या किया, जाति भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। सबसे पहले कि जातिगत जो ऊंच नीच वाला भेदभाव है ये साउथ इंडिया में बहुत चलता था, साउथ इंडिया में भी ये भेदभाव चलता था, उसको खत्म करने का प्रयास किया। साथ ही साथ विधवा विवाह की बात की, विधवाओं का पुनर्विवाह करना चाहिए, और महिलाओं को शिक्षा के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। उन्होंने इस बात की निंदा की कि हिंदुत्व में जो रूढ़िवादी पुराने अनुष्ठान चल रहे थे और जो यहाँ पर अंधविश्वास, इसकी उन्होंने निंदा की। तो जाति भेदभाव, महिला शिक्षा, विधवा विवाह, इन सभी को वो लेकर के आए थे वेद समाज, जो कि ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। अभी हमने जितने भी आंदोलन पढ़े सब हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। यहाँ पर एक आंदोलन होता है जो मुस्लिम समुदाय में भी उठा था, उसका नाम था अलीगढ़ आंदोलन। आपने पता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसको बनाने वाले व्यक्ति थे ये जो आपके पीछे फोटो लगे हुए हैं, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला गया था जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ यह कॉलेज। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जा रही थी। मुसलमानों को यहाँ पर आधुनिक शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस प्रकार मुसलमानों को भी वैज्ञानिक तरीकों से शिक्षा देने पर उन्होंने प्रेरित किया कि आप केवल जो है प्राचीन शिक्षा में मत रहिए, आपको आगे बढ़ना है तो आपको वैज्ञानिक शिक्षा को जानना होगा, पश्चिमी विज्ञान को पहचानना होगा। इस प्रकार सर सैयद अहमद खान साहब ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा यह धमाकेदार सेशन खत्म होता है। हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन खत्म हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको इसको पढ़ने में सारी चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। लेकिन अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में यूट्यूब पर नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है दूसरा विकल्प। वो दूसरा विकल्प क्या है? अगर आपको सीक्वेंस में वीडियो नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है magnetbrains.com। magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है, जहां आप जैसे जाएंगे आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अब आप यहां पर अपने टॉप कोर्सेज को कर सकते हैं एक्सप्लोर।
जहां आपको मिलेगा क्लास 7 से क्लास 12 हिंदी मीडियम का ऑप्शन। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया आपके पास अपनी कक्षाओं के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको तय करना है कौन सी क्लास पढ़ना है। डेफिनेटली आप आज 8वीं क्लास पढ़ने के लिए ही आए हैं, तो आप 8वीं क्लास पर क्यों ना क्लिक करेंगे। आप 8वीं क्लास पर जैसे ही क्लिक करते वैसे ही आपके सामने कक्षा 8वीं के सारे टीचर सामने आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको बस इन शिक्षकों में से किसी भी शिक्षक को जिसको आप पढ़ना चाहते हैं उसके नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, बस वॉच नाउ पर करें क्लिक और आप उस विषय से संबंधित सारे चैप्टर आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। उनके लेक्चर भी सामने लिखे हुए हैं। करना आपको क्या है, बस आपको इन लेक्चर पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस लेक्चर पर क्लिक करेंगे वैसे आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। अब आप अपना वीडियो आसानी से देख सकते हैं। वीडियो देखिए और अपने नोट्स बनाइए और अपनी कक्षा में भी टॉप कीजिए और आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।